तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 65 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सीनियर ब्रदर जू जो होता है अपनी फाइट को हार जाता है और बहुत सारे जूनियर्स वहां पर आसपास आकर खड़े हो जाते हैं और वो सभी लोग आकर देख रहे होते हैं। तो वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर सीनियर ब्रदर जू की हालत इतनी खराब कैसे हो गई है। तो सीनियर ब्रदर जो होता है वो अपने आसपास देखता है कि वहां पर बहुत सारे लोग आ गए हैं और ये सभी लोग यहाँ पर उसका मजाक उड़ते हुए देखेंगे तो वो यहाँ पर से जाने के बारे में सोच रहा होता है। तो वो शिमू से कहता है कि लड़के आज तो मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अभी कंपटीशन स्टार्ट होने भी बहुत सारे दिन बचे हैं और कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले अगर मैंने यहाँ पर तुमसे बदला नहीं लिया तो फिर मेरा नाम बदल देना। और इसी के साथ ही वो गुस्से के साथ वहां पर से चला जाता है, जबकि बाकी के सभी लोग वहां पर साइड के ऊपर हट जाते हैं क्योंकि वो काफी गुस्से में होता है। और हमारा शिमू जो होता है उसकी बात सुनने के बाद वहां पर सोच रहा होता है कि इसने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी तो यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने में भी काफी ज्यादा दिन बचे हैं और कंपटीशन स्टार्ट होने के दरमियान मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, या फिर कंपटीशन में भी तो मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता है, ये मुझे चैलेंज कर सकता है। तो मुझे यहाँ पर अपने आप को बेहतर करना होगा, मुझे अपनी स्वर को बेहतर करना होगा, अपनी एनर्जी को बेहतर करना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अपने आप को बेहतर नहीं बनाऊंगा तो यहाँ पर कोई भी सीनियर मुझे इस तरह से हरा सकता है और कभी मेरे पास से कोई भी चीज छीन सकता है। तो हमारा शिमू जो होता है वहां पर थोड़ी देर सोचने के बाद ब्रदर जाव से कहता है कि ब्रदर जाव मुझे यहाँ पर तुमसे एक और काम है। तो वो कहता है कि अब तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास एक स्पेशल वेपन बनवाना है, क्या तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, जरा दिखाओ तुम्हें कैसा वेपन बनवाना है। तुम्हारे शिमू के पास जो स्क्रिप्चर होते हैं जो मिस जू सॉन्ग के फादर ने उसे दिए थे उसके अंदर से वो एक वेपन निकालता है और उसे कहता है क्या तुम मेरे लिए इस वेपन को डिजाइन कर सकते हो। वो कहता है क्या इस वेपन को डिजाइन करना है, इसको डिजाइन करना तो काफी ज्यादा मुश्किल लगता है और इसके लिए काफी ज्यादा स्पेशल मटेरियल भी लगने वाले हैं। तो लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि मैं इसे बना लूं क्योंकि इसका डिजाइन काफी ज्यादा सिंपल है लेकिन इसके बनाने की कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा मुश्किल है। शिमू से कहता है तो फिर से तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम कितने अच्छे ब्लैक स्मिथ हो। मैं इंतजार करूंगा कब तुम यहाँ पर मुझे ये बना कर दो और बदले में तुम्हें बहुत सारे तलिस्मन्स दूंगा। इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है वहां पर उसके पास से जो वेपन्स बनवाता है, वेपन्स बनवाने के बाद अपने रूम में वापस आकर बैठ जाता है। तो वो कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर अपने लिए कुछ नए वेपन्स बनवाए हैं तो उन वेपन्स के ऊपर भी मुझे यहाँ पर कुछ रून्स को इम्ब्रीड करना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर मैजिकल वेपन्स बना रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक तलवार के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। किसी फाइट के दौरान मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसा वेपन होना चाहिए जो बहुत ज्यादा स्पेशल हो, ऐसा वेपन जिसको मूनलाइट सी अर्चिन कहा जाता है। तो ये यहाँ पर शूरिकेन की तरह ही होने वाले हैं लेकिन ये थोड़ा सा नाम इसका अलग रखा गया है। तो वो कहता है कि मिस यू जोंग के फादर ने मुझे स्क्रिप्चर दिया था, उसके अंदर ये सीक्रेट वेपन था लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक वेपन था जिसके ऊपर पॉइजन को यूज किया जाता है क्योंकि ये वेपन इतना खतरनाक है कि जब इसे निकालकर फेंका जाता है तो इसके जो इसके ऊपर जो स्पाइक्स लगे हुए उनके ऊपर पॉइजन लगाया जाता है, बहुत ही लीथल पॉइजन जो कि बॉडी के करीब जाते ही वहां पर फट जाता है। हालांकि इस वेपन को इस तरह से डिजाइन किया गया है, इस तरह के मटेरियल से डिजाइन किया गया है कि ये बॉडी के करीब जाते ही फट जाए। इसके अंदर यहाँ पर इस तरह के मटेरियल्स को यूज किया जाता है, इसे बॉडी के अंदर दंसाने के लिए नहीं बनाया गया और जैसे ही वो बॉडी के करीब जाने के बाद फट जाता है तो इसके अंदर से पॉइजन रिलीज होता है जो कि बॉडी के अंदर घुल जाता है और जब इंसान की बॉडी के अंदर पॉइजन चला जाता है तो उसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और दोबारा उसकी सेंसेस जो होती हैं ब्लॉक हो जाती है और वो फाइट करने के काबिल नहीं रहता। लेकिन मैं यहाँ पर इतना क्रूल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर किसी के ऊपर पॉइजन को यूज करूंगा। मैं पॉइजन को यूज नहीं करने वाला, मैं इसके ऊपर तलिस्मन्स को यूज करने वाला हूँ। मैं कुछ ऐसे तलिस्मन्स को यूज करूंगा कि जब मैं इसको फेंकूं और अपने ओपोनेंट के करीब पहुंचे, चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट क्यों ना हो, ये उसकी बॉडी के अंदर दंस नहीं पाएगा लेकिन उसके करीब जाते ही फट जाएगा। जब ये उसके करीब जाकर फटेगा तो धमाके की वजह से उसकी बॉडी को इफेक्ट होने वाला है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि वेपन का साइज काफी ज्यादा छोटा है। अगर मैंने छोटी मोटी गलती भी की और ऊपर से इसका मटेरियल भी बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का है तो ये जो है वो यहीं पर फट जाएगा और दोबारा इसे मुझे दोबारा नए बनवाने पड़ेंगे। और इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है वहीं पर अपने सी अर्चन्स के ऊपर इनग्रेविंग करना स्टार्ट करता है लेकिन वो बहुत बार फेल हो चुका होता है। उसके पास वहां पर जितने उसने बनवाए होते हैं वो सारे के सारे टूट चुके होते हैं। वो बहुत ही बारीकी का काम होता है, वहां पर उसके ऊपर जो तलिस्मन्स की राइटिंग करनी होती है वो राइटिंग में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया यानी कि नुक्ता इधर उधर हो गया तो इसी के साथ ही वो टूट जाता है और यहीं पर उससे फिर से एक और सी अर्चन टूट जाता है। तो वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं यहाँ पर तकरीबन 8 लेयर्स इसके ऊपर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन 8वीं लेयर के ऊपर जाने के बाद ये टूट जाता है। मैं अपने सी अर्चन के ऊपर 10 लेयर्स वाला तलिस्मन लिखना चाहता हूँ ताकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो। ये छोटे पैक में एक बड़ा धमाका होना चाहिए ताकि जब किसी के ऊपर स्नीक अटैक किया जाए तो उसे समझ भी ना आए कि उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है और कंपटीशन स्टार्ट होने के बाद मेरे पास यहाँ पर पावरफुल अटैक के लिए कुछ ना कुछ बैकअप जरूर होना चाहिए। शिमू वहां पर बैठकर सोच रहा होता है कि इन सी अर्चन्स के ऊपर कैसे यहाँ पर राइटिंग की जा सके जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इनको और ज्यादा बेहतर बना सकता हूँ और इनको यहाँ पर मैजिकल वेपन्स में चेंज कर सकता हूँ। जबकि इसी के साथ ही नेक्स्ट सीज होता है दूसरे किंगडम का दिखाया जाता है यानी की कंट्री का दिखाया जाता है जहां पर से हमारा शिमू आया था, जहां पर जो उसका ओरिजिनल कंट्री है। तो की कंट्री में एक सिटी होता है जिसका नाम जीजिंग सिटी होता है। तो जीजिंग सिटी का सीन दिखाता है कि सिटी वॉल्स के ऊपर सोल्जर्स खड़े होते हैं और पहरा दे रहे होते हैं। तो ये लोग यहाँ पर पहरा इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि इसकी दूसरी तरफ जो एरिया होता है वो बारबेरियंस का होता है और बारबेरियंस जो थे उन्होंने 5 साल पहले जहाँ पर इनके
पर अटैक करके सिटी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी और हमेशा वो यहाँ पर आकर लूटमार मचाते रहते हैं ताकि वो खाना चोरी कर सके या फिर इनकी औरतों को उठाकर ले जाते हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर दो ऑफिसर्स को दिखाते हैं, एक डिप्टी जनरल होती है जिसका नाम लैन जैन होता है, जबकि एक जनरल होता है जिसका नाम होता है युई टाई। और दोनों वहां पर आते हैं और दोनों आने के बाद वहां पर पूरे एरिया को स्कैन कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पर सोल्जर्स जो होते हैं वो अक्सर सो जाते हैं, तो उन्हें आकर होशियार कर रहे होता है कि रात के वक्त ड्यूटी के वक्त सोना नहीं है। जनरल युई टाई वहां पर सोल्जर्स को कुछ बताने के बाद वापस मुड़ जाते हैं और कहते हैं कि मैं मेन ऑफिस की तरफ जा रहा हूं। और वो लेफ्टिनेंट से कहता है कि लेफ्टिनेंट लैन जैन तुम यहीं पर रुको, यहाँ पर आसपास के एरिया को स्कैन करती रहना। तो वो कहती है ठीक है सर। जहाँ के वहां पर सोल्जर्स जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, पिछले 5 साल से बारबेरियंस ने यहाँ पर इस तरफ आगे बढ़ने की कोई कोशिश भी नहीं की, जबकि जनरल युई भी यहाँ पर इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि पिछले 5 साल से यहाँ पर अमन शांति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पर चैन की नींद सो सकते हैं। किसी वक्त भी बारबेरियंस का दिमाग घूम सकता है और किसी वक्त भी वो अपनी आर्मी लेकर हमारे पर अटैक करने के लिए आ सकते हैं। बहुत ही जल्दी यहाँ पर सर्दियां आने वाली हैं, जब सर्दियां आती हैं तो उनके वेस्टलैंड में खाना खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से बारबेरियंस हमेशा यहाँ पर हमारे सिटी के ऊपर आकर अटैक करते हैं और यहाँ पर से लूट मार मचाते हैं ताकि वो खाना ले सकें। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग अपने इस मेन इंपॉर्टेंट ज़ीजिंग सिटी को नहीं खो सकते, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर 3 और सिटीज हैं। अगर हमने इस सिटी को खो दिया तो हम बाकी के दोनों सिटीज का कंट्रोल भी खो देंगे और बारबेरियंस जो है वो सारे तीनों सिटीज के ऊपर कब्जा कर लेंगे। बारबेरियंस जो है वो वेस्टलैंड के अंदर रहते हैं, क्योंकि बारबेरियंस जो है वो आम इंसान से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। बारबेरियंस जो होते हैं उनका साइज दूसरे नॉर्मल इंसानों से काफी ज्यादा बड़ा होता है। उन्हें ऐसे कह लो कि वो जायंट्स होते हैं और उनकी बॉडी बिल्ड भी आम इंसानों से काफी ज्यादा बेहतर होती है। वो सभी लोग यहाँ पर मौत से बिल्कुल नहीं डरते और जब भी यहाँ पर कभी जंग होती है तो वो लोग सीधा आगे की तरफ बढ़ते हैं और कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। इसी वजह से फाइट जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल जनरल थे, जिन लोग जनरल की स्ट्रेटजीज की वजह से हम लोग यहाँ पर अपनी फाइट को जीत पाए हैं। तो यहाँ पर जनरल की कहानी सुनाई जा रही है कि इनके पास एक जनरल था, जिस जनरल की स्ट्रेटजीज ने यहाँ पर उसकी जो टैक्टिक्स थे उनको यूज करते हुए उन लोगों ने यहाँ पर से बारबेरियंस को खदेड़ दिया था और उन्हें वेस्टलैंड में बेच दिया था ना। इससे पहले तो उनका एक बारबेरियन इनके 10 सोल्जर्स के बराबर था और एक बारबेरियन यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स को मार देता था और डेथ रेट बहुत ज्यादा था। लेकिन उसके बाद जब जनरल यहाँ पर आया तो जनरल ने आकर अपनी स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए बारबेरियंस को यहाँ पर से खदेड़ कर वेस्टलैंड में भेज दिया और उसके बाद से बारबेरियन यहाँ पर नहीं आ सके। उन्होंने कई बार यहाँ पर सिटी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन जनरल हमेशा यहाँ पर थे और जनरल की वजह से यहाँ पर वो कभी भी सिटी के अंदर नहीं आ पाए। जनरल ने यहाँ पर बहुत सारे नए वेपन्स इजाद किए थे, बहुत सारे नए वेपन्स जिसमें बंदूकें और गन्स बनाई थी और इसके साथ साथ उन्हें यहाँ पर एक बहुत ही महान जनरल का टाइटल भी मिला था, क्योंकि जनरल की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया था कि पिछले कई सालों से यहाँ पर हमारा सिटी जो है वो अमन शांति के साथ रह रहा है। बारबेरियंस यहाँ पर अंदर आने की हिम्मत नहीं करते। तो ज़ीजिंग सिटी जिसके अंदर जनरल ने अपना बेस बनाया था, ये सिटी जो है ये बारबेरियंस की नजर का सबसे बड़ा कांटा और बारबेरियंस कब से सिटी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इसी के साथ ही वहां पर सिटी के अंदर का सीन दिखाता है कि वहां पर एक लड़का खड़ा होता है रात के वक्त, वो सोच रहा होता है लगता है कि अब यहाँ पर वक्त आ चुका है हम बारबेरियंस के इस सिटी के ऊपर फाइनली कब्जा करने का। और वो अपने साथियों से कहता है कि चलो जल्दी से एक्टिव हो जाओ। तो असल में कुछ बारबेरियंस के स्पाइस जो हैं वो इस वक्त सिटी के अंदर पहले से मौजूद हैं और वो लोग अंदर से यहाँ पर एक्टिव होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 65 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये सारी चीजें किस तरफ जा रही हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।